लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम। भाई बहनों, पुनः स्वागत है आपका। आज हमारे 15 दिवस के महोत्सव का 13वां दिन है। तो कल राम का भी गोष्ठी है और परसों तो बच्चे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे 2.5-3 घंटे लगातार। तो आज हम थोड़ा सा पीछे चलकर देखते हैं कि गत 5 वर्षों में हमने किस किस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम इस मंच पर किए। अ, उसमें दो कैटेगरी में मैं समझता हूँ हम सोच सकते हैं। एक तो है कि जो एक औपचारिक कोर्स थे, वो कोर्स के बाद में जिन्होंने सफलतापूर्वक कोर्स को पूरा किया उन्हें सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्राप्त हुए। और दूसरे जो कोर्स नहीं थे फिर भी हम कुछ न कुछ सीखते रहे, जैसे कि हमने कई वर्कशॉप्स की, कार्यशालाएं की। मानस को हम कैसे पढ़ें सही उच्चारण के साथ। हमने राम हाइकू पर कार्यशाला की कि राम हाइकू कैसे लिखा जाए, विशेष करके राम हाइकू कैसे लिखा जाए। तो इस प्रकार के कई छंद पर भी कार्यशाला की। तो इस प्रकार कई कार्यशाला की। तो पर कार्यशाला पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो हमें समय मर्यादा में भी रहना है। आज मेरा उद्देश्य यह है कि हम देखें पिछले 5 वर्षों में हमने क्या क्या कोर्सेज इस पटल पर आयोजित किए और वो कैसे रहे, उनमें क्या कमियां रहीं, क्या खूबियां रहीं, ताकि भविष्य में हमें इन सब का उद्देश्य है कि हमें एक भविष्य के लिए दिशा मिल सके। बीती ताई विसार दे आगे की सुध ले। तो हम विसार नहीं रहे, पर उससे हम आगे की सुध लेने के लिए हम देखना चाह रहे हैं कि हमने कि दोबारा हम करें तो उनको किस तरह से करना चाहिए, करें या ना करें, करें तो क्या उसमें सुधार परिवर्तन करना चाहिए। तो आप लोग सब इसमें जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, शिक्षक के रूप में, शिक्षक विद्यार्थी के रूप में, सभी कोर्स में हम। अब तो हमने तो इसी तरह से सोचा है कि हम सभी विद्यार्थी तो हैं ही। शिक्षक भले हो ना हो, विद्यार्थी बनने में ज़्यादा लाभ है। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो जो कोर्सेज में शिक्षक रहे हुए हैं उनको मैंने विशेष आमंत्रित किया है कि अपने विचार व्यक्त करें, उनका कैसा अनुभव रहा और उनको क्या लगता है कि वो कोर्स दोबारा ऑफर करना चाहिए। और भी अन्य कुछ कोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, और करें तो इसमें किस तरह का परिवर्तन उचित रहेगा। तो आगे बढ़ने के पहले कोई मेरे प्रश्न आप। तो मैंने आचार्य ओम नीरज जी को भी आज आमंत्रित किया था, क्योंकि छंद विज्ञान का कोर्स उन्होंने पढ़ाया था। पर अभी आचार्य जी समय से आ जाते हैं सामान्य तौर से वो, पर अभी वो आए नहीं है। देखिए कोई उनका कोई संदेश वगैरह नहीं, कोई संदेश भी नहीं है। तो चलो हम आचार्य जी की प्रतीक्षा करेंगे, वो जब जुड़ेंगे तब उनसे बात करेंगे। तो मैंने हम देखिए नहीं ये जैसे मैंने बार बार कहा था कि जब कोरोना लगा तो हमने सोचा चलो शनिवार को मिलते हैं 10-15 लोग और भगवान राम की, रामायण की कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, और मैं भी 2-3 महीने में ऐसा मिलना हो जाएगा। कभी ये सोचा नहीं था कि ये इस प्रकार के स्वरूप ले लेगा, इसलिए हमने सारे, हालांकि हमारे पास सब डॉक्यूमेंट्स हैं पर वो कहाँ सब इधर उधर तितरे बितरे हैं। तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए कि कहाँ क्या है। तो जो भी मैं आज बता कहूँगा आपको उसमें हो सकता है गलतियाँ हों, और आपको पता लगे कि गलती है तो आप मुझे तुरंत टोक दीजिएगा ताकि मैं उसको सुधार सकूँ।
क्योंकि वी डिड नॉट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स प्रॉपरली। अब लगता है कि शायद हमें कुछ ढंग से रिकॉर्ड कर रखना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं। तो जब अप्रैल 2020 में 18 अप्रैल को ये कार्यक्रम शुरू हुआ ऑनलाइन का, तो आई थिंक कभी ना कभी ये बात निकली होगी कि हम लोग रामचरितमानस वगैरह तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, और हम समझते हैं कि हम समझ लेते हैं। आप कितना समझते हैं कितना नहीं समझते हैं ये तो राम जी जाने। तब शायद वाल्मीकि रामायण की बात निकली होगी। तो मेरा संपर्क एक प्रोफेसर हैं मलेशिया में, प्रोफेसर बालकृष्णन मनियप्पन। मेरे ख्याल से वहीं उनका जन्म हुआ, वहीं बड़े हुए। पर वो नेचुरली वो 2-3 पीढ़ियां पहले उनके माता पिता वहाँ बसे होंगे, तमिल भाषी हैं। पर वो मैनेजमेंट उनमें और मुझ में थोड़ी सी कॉमनैलिटी है कि वो भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। हालांकि वो एक ह्यूमन रिसोर्स और ओबी के प्रोफेसर हैं, और मैं तो बिल्कुल ही अलग विषय का प्रोफेसर हुआ, तो उसमें कोई तारतम्य नहीं है। पर उन्होंने एक रामायण पर एक लेख लिखा था जो एक जर्नल में पब्लिश हुआ था, तब से मेरा उनसे संपर्क है। तो उनका वाल्मीकि रामायण में बहुत बड़ा अध्ययन है। तो हम आपसे वाल्मीकि रामायण सीखेंगे। तो उन्होंने एक कोर्स डिज़ाइन किया। आप में से कई लोगों को इसके बारे में पता है, तो आप लग रहा है कि मैं हम क्यों बोर कर रहे हैं, और पर कई लोगों को नहीं भी पता हो। तो उन्होंने कोर्स डिज़ाइन किया, तो उन्होंने वाल्मीकि, उस कोर्स का नाम रखा गया वाल्मीकि रामायण ह्यूमन वैल्यूज इन डेवलपमेंट। चूँकि वो हिंदी भाषा नहीं है, तो वो कोर्स अंग्रेजी में पढ़ाया गया। और जहाँ तक मुझे याद है, हर दूसरे रविवार को उसकी क्लास हुआ करती थी। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और करीब 75 मिनट की क्लास थी। उन्होंने बड़े मेहनत के उन्होंने पावर पॉइंट बनाए थे, बड़े अच्छे अच्छे, इसमें फोटो वोटो सब लगे हुए हैं। तो वो पहली क्लास इस तरह हुई वाल्मीकि। इनफैक्ट आश्चर्य की बात है, पहली क्लास हमारी वाल्मीकि रामायण पर हुई। और वो आई थिंक उन्होंने 33 सेशंस की क्लास ही में, 33 लेक्चर के लो या सेशन के लो, जुलाई 2020 से फरवरी 2021, यानी कुल मिला के 8 महीने वो क्लास चली। 8 महीने यानी हर महीने में आप इसका क्या हिसाब किताब है, शायद हर रविवार को थी, मुझे अब याद नहीं आ रहा। तो दैट वाज हर हर रविवार रविवार को। को होती थी भाई साहब वो। हर रविवार को, हाँ वही मैं 33 सेशन कैसे हो सकते हैं 8 महीने में यार। तो हर रविवार को, और देखिए ना अब ये सब मेंटल मेमोरी में, तो हर रविवार को 33 सेशंस के हुए। तो उसने हमें काफी बल दिया कि हाँ, और इतनी रुचि हुई, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। नाउ काउंट वी डोंट हैव राइट नाउ कि कितने लोग जुड़े थे, और कितने लोगों को सर्टिफिकेट बाद दी गया। आई आई कुड नॉट ट्रेस दैट डेटा। एनीवे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर उत्साह बहुत था। और देश विदेश से काफी लोग उसमें जुड़े थे, मुझे ये याद याद जरूर है। आप में से कितने कितने लोग वाल्मीकि रामायण में थे? थोड़ा हाथ खड़ा करें, अंदाज लगे ये। हाँ, 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 मलिक जी थे, अब चौबे जी आप थे, और एनीबडी एल्स जॉइन वाल्मीकि रामायण क्लास? अच्छा। तो आपको क्या लगता है, इस इफ यू गो बैक टू दैट, उनको अभी भी रुचि है? अभी मेरी उनसे, तो अब वो यूके मूव हो गए बाय द वे, अब मलेशिया में नहीं है वो, अभी सब यूके में है। और चूंकि वर्किंग टाइम है इस समय यूके में, दोपहर का टाइम होगा मेरे ख्याल से, 3-4 बजे होंगे, इसलिए मैंने उनको आज की सभा के लिए आमंत्रित नहीं किया। बिजी प्रोफेसर है मेरे तरह, फालतू है नहीं। तो आपको क्या लगता है वाल्मीकि रामायण, इसके बाद हमने वाल्मीकि रामायण पर कई बार यहाँ पर चर्चा की। अभी कुछ दिनों पहले वाल्मीकि जयंती पे आप सब लोगों ने अलग अलग कांड पर बात की। अयोध्या कांड पर रामगणेश द्विवेदी भाई साहब ने तो बड़ी तैयारी के साथ बालकांड पे इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन दिया, बाकी लोग सब घबरा गए, और फिर उनको फॉलो अप किया, और बहुत बहुत आनंद आया। पर एक दोबारा इस तरह का कोर्स की आपको लगता है करने की आवश्यकता है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर थॉट वाल्मीकि रामायण पे? यस शिवम जी, बहुत अच्छा रहेगा। प्रीवियसली आई मिस्ड इट, सो आई वांट टू डू ये इट नाउ। करना चाहिए। अभी नहीं देखते जी, हमने भी नहीं किया था, हम भी चाहते हैं। अब वाल्मीकि रामायण कोर्स में चुनौती है कि अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो तो वो बिल्कुल तैयार है, पर वो फिर वो अंग्रेजी में ही पढ़ाएंगे, वो हिंदी में तो नहीं पढ़ा सकते। सो दैट्स वन वन इशू। अंग्रेजी में भी ठीक है भाई साहब। जी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं सर उसमें भी। कोई दिक्कत नहीं है। वो पोस्ट अंग्रेजी तो ठीक रहेगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलिए इस पर थोड़ा विचार करते हैं हम लोग सब मिलकर कि क्या करना चाहिए, पर आई थिंक वी डू नीड। मेरा एक सोच ऐसी है कि अभी आप जैसे हम लोग ने कुछ लोगों ने मन बनाया है कि जो वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, एंड वी वांट टू डेवलप ए कंडेंस्ड वर्जन ऑफ वाल्मीकि रामायण जिसमें 1,011 श्लोक हों, जिस तरह ये तुलसी रामायण 1,008 पंक्तियों में। तो कुछ मित्रों ने इस पर काम करने की रुचि प्रकट की है, तो उनसे अगले सप्ताह में आई विल हैव मीटिंग हाउ टू डू इट। तो एक थॉट मेरे मन में ये है कि ये अगर 3-4 महीने में हम अगर ये काम कर लें, 1100 के आसपास लोग का चयन कर लें, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर उसको हम लोग ये एज ए टीम टीचिंग की तरह पढ़ा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो डू दैट, सो दैट्स ए पॉसिबिलिटी। तो फिर उसको हम हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं। पर वो अब वो टीम किस तरह से काम करेगी ये अब देखना है, क्योंकि हमने एक दो ऐसे प्रयास में हम जरा असफल रहे। सो वी हैव टू डू दैट। सो दैट्स वन थॉट। तो इंग्लिश में करने का, लॉट ऑफ अस आर कंफर्टेबल विद इंग्लिश, पर सम ऑफ अस हैव क्योंकि इंग्लिश की प्रैक्टिस नहीं है सुनने पढ़ने की लिखने की, तो फिर मज़ा नहीं आता है, राइट। जैसे कोई इंग्लिश पिक्चर देखने जाओ और सबटाइटल्स हिंदी में हो, तो इंग्लिश पिक्चर देखने का मज़ा नहीं आता। मज़ा तो जब इंग्लिश थोड़ी बहुत ही तभी मज़ा आता है। सो दैट्स वन थिंग। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आचार्य ओम नीरव जी जब भी जुड़ जाएं, आप कोई नोटिस करें तो मुझे बता दीजिएगा इफ आई मिस हिम, बट ही इज स्टिल नॉट देयर। So that was, I think, the beginning of these courses in some way. कि हम कोर्सेज भी इस आभासी पटल पर कर सकते हैं और लोगों को इस माध्यम से भी जानने की, सीखने की, पढ़ने की मनोकामना है, तमन्ना है। तो उस पर मैं आगे बढ़ूं तो जो संक्षिप्त रामायण है, मैं तो उसको एक्चुअली भूल भी गया था। उस पर मैंने थोड़ी सी हिम्मत की कि इस संक्षिप्त रामायण पर हम एक रामायण कोर्स करते हैं। और वो है, जो मेरा रिकॉर्ड है उसके हिसाब से, अगस्त 2021 में आरंभ किया और मार्च 2022 में समाप्त किया, यानी 5 और 3 8 महीने। तो जो 1008 पंक्तियों पे संक्षिप्त रामायण, उसका नाम रखा था श्री रामचरितमानस तथा आधुनिक समय में उसकी उपयोगिता, तो बिल्कुल 2021 में है। तो उसमें हमने जो 1008 पंक्तियां हैं उसमें हर शब्द पर विस्तार से चर्चा की थी, इफ आई रिमेम्बर इट राइट। सो वी वेंट थ्रू एवरी वर्ड एंड वेरी डिटेल। अब ये आप सोच सकते हो ना कि कुल मिलाकर 25 सेशन है। 25 सेशन यानी 1008 पंक्ति है। कुछ गणित गणित आप लगाइए थोड़ा, नहीं 25 नहीं 75, 25 सेशन 75 मिनट के। अब मैंने हिसाब किताब लगाया नहीं है, तो एक एक सेशन में 40 लाइन या एक 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 पंक्ति पर 2 मिनट का समय औसत पड़ा। तो इट वाज वेरी डिटेल डिस्कशन। और आप में से बहुत सारे लोग जुड़े और मुझे अभी आई डोंट हैव द नंबर। आप में से याद है कितने लोग उसमें जुड़े थे? डू यू रिमेम्बर? आपसे विनय जी और, हाँ, क्योंकि इतना समय हो गया, आप भूल भी गए होंगे कि आप उसमें थे। मैं खुद भूल गया था एक्चुअली, आई फॉरगॉटन दैट। स्मरण में नहीं आ रहा है ओम जी, जी, स्मरण में नहीं आ रहा है। हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद भूल गया था उसको कि मैं क्या हाँ, किया था, सबसे वहीं से पहले शुरुआत की थी। पर वो उसकी यूट्यूब मिल गई तो हाँ, ये किया तो था। तो उसकी 25 दैट 25 सेशंस ऑफ 7 अबाउट 75 मिनट्स। वो 60 मिनट्स का था, पर 60 का वो 75 हो ही जाता है ऑन एवरेज। So that was from August 2000, to be precise, based on my data, 26 August to 22nd March. So 8 months, yeah. तो उसमें ये था every line, every word we had gone through. That's how we did, right? Is that how it was, Vinay ji? Yeah, okay. So you are a very good student. So you remember all that. I'm kind of forgetting all that. तो दो तरीके हैं इस तरह के, या तो वी कैन गो टू एवरी वर्ड एंड डिस्कस ऑल दैट। दूसरा तरीका है जो हम रामचरितमानस के कोर्स किए थे, जहाँ पर भी वी कैन, वो हमने कैलकुलेट भी किया था मैंने, कि उसी स्टाइल से हम रामचरितमानस का कोर्स करें तो हमें 8 वर्ष चाहिए। इट्स अबाउट 8 years वी नीड, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकल, अभी आप जैसे हम भगवद गीता का कोर्स कर रहे हैं, वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग, तो देयर इज अ फैटिग डेवलपिंग इन अमंग स्टूडेंट्स आल्सो, कि अभी कब खत्म हुआ।
सो 6 महीने 8 महीने से ज़्यादा लंबा इज जस्ट बिकम्स टू लॉन्ग। तो रामचरितमानस के कोर्स में वी डिडंट डू दैट, कि वहाँ पे वी सेड ओके वी हैव कितने हैं, लेकिन सी रामचरितमानस के कोर्स में फर्स्ट टाइम वी हैड 40 सेशन, सेकंड बैच 36 सेशन। तो 36 सेशन में पूरे रामचरितमानस को करना है, तो नेचुरली वी कैन नॉट डिस्कस एवरी लाइन एवरी वर्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये दूसरा कोर्स था 1008 पंक्तियों में, विथ बट डिस्कशन ऑन एवरी वर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग एवरी वर्ड, राइट। एंड वेरी दैट्स हाउ मैंने एक अटेम्प्ट किया था। हाउ सक्सेसफुल आई वाज आप लोग ही जाने और राम जी जाने। सो डू यू थिंक वी नीड अ कोर्स लाइक दैट which is going through a condensed version of Ramcharitmanas and understanding every word of it? आपकी क्या उसमें सोच है? ओके, आप लोग सोचते रहिए और बाद में मुझे बताते रहिए। अब आचार्य उम्र रवि जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। तो बाकी कोर्स की हम बाद में बात करते हैं। अब आप आचार्य जी से मेरा कैसे परिचय हुआ? मैं फेसबुक में देखा कि कुछ छंदबंद पे कुछ लिखा हुआ, मैंने कहा सब तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है, क्या बात है, कौन है भाई? तो उनका नाम देखा, अब इनको कैसे पकड़ें। अब वहाँ लखनऊ मुझे दिखाई दे गया, मैंने कहा हाँ अब लखनऊ दिखाई दे गया तब तो कोई मुश्किल नहीं है। और मैंने अलका प्रमोद जी को फ़ोन किया, अलका जी आप इनको, आप भी कवियत्री हैं ये, और ये बड़े कवि हैं, चंद विज्ञान के महारथी हैं। सुना, मैंने नाम तो सुना है, और मैं उनको फोन पता लगा मैंने उनका फ़ोन नंबर पता लगाइएगा और मैं उनसे संपर्क करता हूँ। और ये सब मैं मेमोरी से कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी कुछ मेमोरी गड़बड़ हो गई हो। फिर मैं आचार्य जी को से फ़ोन पर बात की, और आप देखिए मैं तब से आप आचार्य जी का हमारा कस उनका उनका हस्त हमारे सर पर है, और उनसे लगातार चंद्र विज्ञान सीख रहे हैं। तब इनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसको एक कोर्स की बात हमें पढ़ाएं, कि हम जाने दोहा क्या है, चौपाई राम तुलसीदास से लिख गए दोहा चौपाई सोरठा, हमें तो पता ही नहीं ये सब क्या होता है। तो आचार्य जी ने चंद्र विज्ञान का कोर्स पढ़ाया, और जो मेरे पास डेट्स हैं उसके हिसाब से आचार्य जी ने इसको जुलाई 2022 से जुलाई के अंत तक पढ़ाए, 6 महीने। और इसमें कुल मिला के 12 सेशंस थे। तो आई थिंक बाई वीकली क्लास थी, राइट, हर 2 सप्ताह में एक क्लास आपकी, करीब 75 मिनट। और उसमें अगर हमारा पर नंबर राइट है तो उसमें 20 लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। और फिर बाद में काफ़ी लोगों का रहा कहा हमें दोबारा करिए दोबारा करिए, मैंने कहा दोबारा आचार्य जी क्या परेशान करें, इनको हमने रिकॉर्ड तो कर लिया है, बांध लिया है। तो इनकी रिकॉर्ड जो यूट्यूब है उन्हीं को दोबारा प्ले करेंगे, अपना आप पढ़िए। अब दोबारा यूट्यूब से अपना पढ़ना है। हमें लग रहा था कि कोई 2-4 लोग जुड़ेंगे, और आचार्य जी आपको तो पता ही है कि बहुत सारे लोग उस कोर्स में जुड़े। और तब हमने तो क्विज वगैरह भी डाल दें कि हर क्लास के बाद अब क्विज देनी होगी। वो हमारी दीदी बैठी हुई है राजा रानी जी में, उन्होंने सारी क्विज विज बनाई, और उन्होंने भी देख लिया, राजा रानी दीदी ने सारा कोर्स वो कंडक्ट किया। तो उसमें जो मेरा रिकॉर्ड है इस समय वो किया 2024 के आरंभ में, 2024 जनवरी से अप्रैल तक। और उसमें 40 लोगों ने सर्टिफिकेट प्राप्त किए, क्योंकि उन्होंने वो सारे क्विज और एग्जाम सब सबमिट किए। तो अब मैं आचार्य जी को आमंत्रित करता हूँ कि आपको आचार्य जी, पहले तो आपका आभार पुनः प्रकट करता हूँ कि आपने ये कोर्स हमें पढ़ाया है, हम थोड़ा बहुत सीखे उससे चंद्र विज्ञान के बारे में। तो आपका इस बारे में कैसा अनुभव रहा, और आप दोबारा इसको पढ़ाना चाहेंगे या क्या करना चाहेंगे? आपका क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए, आप साझा करें हमसे। उसके बाद में फिर मैं राज रानी दीदी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि वो इस कोर्स से बहुत करीब से जुड़ी हुई हैं, और उनके बिना कम से कम सेकंड को कोर्स नहीं हो पाता। तो बहुत बहुत आपका स्वागत है आचार्य जी, आप अपने विचार प्रकट करें। नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर ओम गुप्ता जी और उपस्थित सभी सुधीजनों, आप सबको मेरा नमस्कार है और आप सबका अभिनंदन है कार्यक्रम में। ये तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही, और मैं कहूँगा माँ शारदा की कृपा रही कि
उन्होंने मुझे ओम जी से जोड़ दिया, और मैंने जो कुछ भी थोड़ा बहुत छंद में साधना की, तो इच्छा तो मन में सभी की रहती है, जो कुछ मुझे माँ से प्राप्त हुआ है उस प्रसाद को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में बांटूं। तो उस कार्य में ओम जी ने मेरे लिए बहुत बड़ा मार्ग खोल दिया, बहुत बड़ा क्षेत्र खोल दिया। और इस वैश्विक हिंदी संस्थान के माध्यम से देश विदेश के अनेक लोग जुड़े, जहां तक मैं अपनी बात को पहुंचा सका। प्रारंभ में तो मेरा एक व्याख्यान आपने कराया था, और फिर उसकी क्रिया प्रतिक्रिया देख करके आपको भी लगा, मुझे भी लगा कि ये कार्यक्रम और चलना चाहिए। तो फिर आपने वही 2022 के जनवरी से जुलाई से लेकर दिसंबर तक 15-15 दिन के अंतर से 12 व्याख्यान आयोजित किए। उसमें मुझे अवसर मिला छंद के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करने का, और विशेष बात ये रही कि उसमें मैंने केवल छंद के रूप ही नहीं प्रस्तुत किए, छंद पर आधारित जितनी काव्य की विधाएं हैं उन सबको मैंने उसमें प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गीत, गजल, गीतिका, मुक्तक आदि आदि। और सच्चाई तो ये है कि जो कुछ भी लयात्मक है, लय में जो कुछ भी गाया जाता है, वो सब छंद पे आधारित है, भले ही हम उसे जानते हों या ना जानते हो। तो उसमें जो हमें पाठकों की, या पाठकों को नहीं कहेंगे, श्रोताओं और दर्शकों की जो अभिरुचि देखने को मिली, उससे मेरा भी बहुत उत्साहवर्धन हुआ, और ओम जी को भी अच्छा लगा। वो भी उत्साहित दिखते रहे और बराबर हमारे साथ उपस्थित रहे। तो जब दोबारा उसकी आवश्यकता पड़ी, तो जैसा ओम जी ने भी बताया कि हमारे जो रिकॉर्ड में वीडियो थे, उन्हीं वीडियो को आधार बना करके एक एक वीडियो पर एक एक सत्र चलाया, और उसमें पेपर एक प्रश्न पत्र रख करके और लोगों से उसको हल करवाया। इस कार्य में डॉक्टर राज रानी शर्मा जी ने बहुत परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, क्योंकि सारी गतिविधि मेरे सामने से होकर गुजरती रही, तो मैं देखता रहा, और मैं उनके परिश्रम की हृदय से सराहना करता रहा। और परिश्रम के साथ में उनकी जो सुग्राहिता है, विषय वस्तु को ग्रहण करने की क्षमता है, वो भी अद्भुत है। और ग्रहण करने के बाद संप्रेषणीयता जो है, दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता है, वो भी अद्भुत है। तो सुग्राहिता और संप्रेषणीयता दोनों गुण राजरानी जी के जो हैं, वो उस सत्र में काम आए। लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में रुचि ली, उनकी संख्या तो नहीं याद रही है, बड़ी संख्या में कुछ घटते भी गए, कुछ बढ़ते गए, और अंत में जो 40 लोगों ने उसका प्रमाण पत्र प्राप्त किया, वो इस बात का प्रमाण है कि लोगों को कितनी अभिरुचि रही। मैं समझता हूँ कि आजकल कविता में बहुत लोगों को रुचि है। अगर फेसबुक देखें तो कवियों की भरमार है। कुछ लोग अपने मनगढ़ंत लिखते हैं और कहते हैं कि नहीं, कवि तो अपने भावों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करता है, वो किसी बंधन में नहीं बनता है। और वे कविता के व्याकरण को नहीं समझते हैं। कविता बिना लय के नहीं होती, और लय बिना छंद के नहीं होता है, क्योंकि छंद जो है कुछ और है ही नहीं, लय का व्याकरण है। तो इसलिए छंद को समझना बहुत आवश्यक है। उससे कविता का सही स्वरूप सामने आता है, जो सम्माननीय होती है। अपने मुंह अपनी प्रशंसा कोई कुछ कर ले, लेकिन साहित्य के समाज में उसको सम्मान तभी मिलेगा जब कविता लयबद्ध होगी और छंदबद्ध होगी। एक बड़ा भ्रम हो जाता है लोगों को, कविता और काव्य को एक ही समझ लेते हैं।
काव्य अलग है और कविता अलग है। काव्य के अंतर्गत तमाम गद्य आता है, जैसे कि कहानी है, लघु कथा है, नाटक है, उपन्यास है, और बिना लय की कविता है, व्यंग्य कविताएं हैं जो आजकल लिखी जाती हैं। ये सब काव्य के अंतर्गत आती है। काव्य के आचार्य मम्मट जी ने यही परिभाषित किया कि ये सब कुछ काव्य के अंतर्गत आता है। और उस काव्य में जो लयबद्ध होता है, छंदबद्ध होता है, वह कविता होती है। समस्त काव्य कविता नहीं होता है। कुछ सीमित काव्य को ही कविता कहते हैं, और वो सीमित काव्य क्या है? वह काव्य है जो लयबद्ध हो और छंदबद्ध हो। इसलिए कविता के क्षेत्र में जिनको रुचि है, जो लिखना चाहते हैं, कविता रचना करना चाहते हैं, अथवा दूसरे की लिखी कविता को समझना चाहते हैं, तत्व से उसको समझना चाहते हैं, सबके लिए छंद का ज्ञान आवश्यक है। और इस दृष्टि से आदरणीय ओम गुप्त जी ने जो 2 कार्यक्रम चलाए, वे विगत दोनों कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी। साहित्य जगत को उनका ऋणी होना चाहिए इस बात के लिए। वो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं अपनी ही प्रशंसा हो जाती, उसको इस रूप में न लीजिएगा। मैं आदरणीय ओम गुप्ता जी के बारे में कह रहा हूँ कि उन्होंने जो ये पहले छंद की व्याख्यान माला आयोजित की, उसके बाद में जो छंद रचना कोर्स की व्यवस्था की, इन दोनों से लोगों को बहुत लाभ हुआ। बहुतों तक छंद का संदेश पहुंचा है। वो जो आप संख्या गिनते हैं कि इतने लोगों ने भाग लिया और इतने लोगों ने प्रमाण पत्र लिया, सच पूछा जाए तो वो कुछ भी नहीं है। इन कार्यक्रमों से कितने लोग लाभ उठा रहे हैं उसकी हम लोग गणना ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग लाभ उठाते हैं और प्रत्यक्ष सामने आते नहीं है, पता ही नहीं चलता है कि वो इसका लाभ ले रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाभार्थियों से लाभ लेते हैं, जिन्होंने इससे सीखा है छंद को, वो दूसरों को सिखाते हैं, फिर वो सीख जाते हैं तो वो अगले लोगों को सिखाते हैं। तो ये क्रम कहाँ तक चलता है और कहाँ तक इसका लाभ पहुँचता है, उसका तो हम लोग मूल्यांकन ही नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम जो है बहुत अच्छे हुए, बहुत उपयोगी हुए, और कविता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आगे भी चलाना चाहिए, और कैसे चलाएंगे इस विषय में किसी को सलाह देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे आदरणीय ओम गुप्त जी जो कल्पना करते हैं, जो व्यवस्था करते हैं, जो योजना बनाते हैं, वो सदैव सराहनीय होती, उपयोगी होती है। हाँ, वो हमारा मान बढ़ाने के लिए अवश्य कहते हैं, आचार्य जी बताइए कैसा किया जाए, कुछ इसमें सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। तो मैं समझ लेता हूँ हाँ मेरा भी बहुत महत्व है। लेकिन वो जैसी योजना बना लेते हैं वो बिल्कुल अपने में परफेक्ट होती है। तो ऐसी ही कुछ योजनाएं वो बनाते रहें, इस कार्यक्रम को चलाते रहें, ये मेरी कामना है। और छंद के जो प्रेमी हैं, जो छंद के अनुरागी हैं, उनको इसका लाभ प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आपने अपना अनुभव साझा किया। अब इसको हम आगे आपसे बात करेंगे और आपका जैसा निर्देश होगा उस हिसाब से आगे इसको बढ़ाएंगे। अब मैं पुनः फिर मैं 2021 कोरोना समय में चलता हूँ। तो एक बार हमारे बहुत ही दूर दूर दराज के रिश्तेदार यहाँ पे कई हैं ह्यूस्टन में, और वो सभी हमारे बच्चे जैसे हैं। कोई हमें फूफा कहता है, कोई मौसा कहता है, इस तरह सब दूर दूर के रिश्तेदारियाँ हैं। तो एक बार एक लड़की है, वो हमें उनकी सास और हमारी पत्नी
सहेलियाँ हुआ करती थी। तो उस रिश्ते से हमारी पत्नी उनकी मौसी हुई और हमें मौसा जी कहती। बोले मौसा जी, आप बच्चों के लिए रामायण आप क्लास क्यों नहीं चलाते? मैंने कहा ठीक है, बच्चे आए तो जरूर चलाएंगे। तो उससे फिर प्रेरित होकर 2021 में, क्योंकि उस समय वही है, बच्चों के पास भी कोई एक्टिविटी नहीं थी, घर में बैठे रहते थे, तो एक रामायण फॉर किड्स जो अब बच्चों के लिए करना है वो तो फिर अंग्रेजी में करना पड़ेगा, विशेषकर वो यहाँ के बच्चे। सो आई हैड ए शॉर्ट वर्जन ऑफ क्लास फॉर चिल्ड्रन, रामायण कोर्स फॉर किड्स। उसके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, क्योंकि इट वाज एसेंशियली किड्स फ्रॉम यूएस एंड सम मे फ्रॉम कनाडा, आई डोंट रिमेंबर दैट नाउ। सो उसमें भी इट वाज 1 आवर क्लास एवरी अल्टरनेट संडेज, ताकि बाकी चारों संडे बच्चों को बांधना तो बहुत मुश्किल है, 2 संडे आ जाए वही बहुत है। तो उसमें हमने 12 क्लास की थी, 1 आवर की, और एट दैट लेवल, चिल्ड्रंस लेवल, क्योंकि काफ़ी छोटे 8-10 साल से हाई स्कूल तक के उसमें बच्चे थे। सो अभी भी कुछ मन है कि बच्चों के लिए इस 15 दिन में ये बात बाहर आई है निकल कर कि बच्चों के लिए हम कुछ करना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक टीम का आयोजन करना चाहता हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम बनाए और सोचे जो बच्चों को आकर्षित कर सके। तो अगर आपको इसमें रुचि हो और उसमें आप समय दे सकें तो आप प्लीज़ मुझे संपर्क स्थापित करिएगा। मुझे पता है अलका प्रमोद जी को बहुत रुचि है बच्चों के कार्यक्रम में। इधर हमारी विजया जी आई हुई हैं, विजय मुदगी जी, अभी हनुमान चालीसा के कार्यक्रम में इन्होंने बहुत सारे बच्चों को जोड़ा है। तो दोज ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग टुवर्ड्स एक्टिविटीज फॉर किड्स, एक्सक्लूसिवली फॉर किड्स, और then we can develop some educational programs for kids. बहुत लोगों का मन है कि बच्चों के लिए करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए, बट हाउ डू वी डू इट, वी डोंट नो येट। तो आप सब इस पर विचार करें कि बच्चों के लिए क्या किस तरह के कार्यक्रम हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे जुड़ें, पर अगर जुड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ फॉर द एग्जीक्यूशन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। समटाइम्स आपके पास आपके यू हैव आइडियाज बट यू डोंट हैव द टाइम, सो दैट्स आल्सो फाइन। अगर आपके पास आइडियाज हैं, पर आइडिया प्रस्तुत करने के पहले उस पर ज़रा सोचें अवश्य कि वो कितने रियलिस्टिक है आज के युग में। बच्चों के पास भी बहुत प्रेशर है। माँ बाप चाहते हैं बच्चा उनका टेनिस प्लेयर भी बने, रविशंकर जैसे संगीतज्ञ भी बने, और फिल्म का हीरो भी बने, और ऑफ कोर्स को गोल्ड मेडल तो मिलना चाहिए और आईआईटी में तो जाएगा ही वो। फिर स्मार्टफोन भी है। अब हम बच्चों से बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये वास्तविकता है। तो उसके साथ हम उनको कहें आप तुम रामायण भी पढ़ो, गीता भी पढ़ो, तो हमें सोचना है कि हम इस कंपटीशन में हम कैसे उनका ध्यान केंद्रित कर सकें। So please give some thoughts to this and let me know if you want to get involved with children's activities. I'm very much interested in that, but we just have to give some concrete thoughts to that. तो ये हो गए बच्चों की क्लास की बात। अब मैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करूँ, उसके पहले मैं बताऊँ छंद विज्ञान में भी बात हुई थी, इनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी इस फ्रीज हो गए वैसे। आवाज नहीं आ रही। ऐसा कहा वो फ्रीज हो गया एकदम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। कुछ सेकंड के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मुझे किसी को होस्ट बनाना पड़ेगा ताकि मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो ये चलता रहे। सो मीटिंग विनय जी, मैं आपको मेकिंग होस्ट सो दैट यू कैन मॉनिटर इट। तो इस 2025 के मैं थोड़ा सा मन बनाया कि जो पहले शनिवार की हमारी सभा होगी उसमें भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, जिसमें 20-25 मिनट लगेंगे। और फिर हमारा ये मन तो रहता है कि थोड़ा दिन पाठ भगवान के नाम है उनको थोड़ा सा समझें। तो मैंने डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी से विनती की कि आप आरंभ के कुछ लोगों का पर हम उनके नामों पर चर्चा करें, और उन्होंने चर्चा की। फिर मैंने इनका हाथ पकड़ लिया कि अब आप हर महीने आपको करना पड़ेगा, 1 महीने से नहीं चलेगा। तो वो हमें उनकी सहमति मिल गई।
तो विष्णु सहस्त्रनाम पर भी एक कोर्स हो गया, एक छोटा सा कोर ग्रुप में वहाँ चर्चा की, बोले नहीं अब हर चीज़ के लिए क्या सर्टिफिकेट, पर उसका एक थोड़ा सा आई थिंक हम कितने भी हमारी उम्र हो जाए है, पर वो उसका प्रलोभन तो रहता ही है, चलो सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है उस कोर्स में, और मैंने लेटेस्ट काउंट नहीं देखा, पर करीब 100, वही है कि हर विश्व सहस्त्रनाम के पाठ, बाद में 40-50 मिनट राजारानी दीदी जो उस दिन जो पिछले छोड़ चुकी हैं, उसके बाद के जो श्लोक हैं 5, 6, 7 श्लोक, हर श्लोक में करीब करीब 8-9 औसत नाम है भगवान विष्णु के, तो उन नामों की व्याख्या करती हैं, और उस पर फिर क्विज, और सब बड़े उत्साह से उस क्विज को सबमिट करते हैं। तो जनवरी में हम कर चुके हैं, फरवरी में कर चुके हैं, मार्च में कर चुके हैं, अप्रैल में तो हमारे ये कार्यक्रम चल रहा है, तो अधिवेशन में नहीं किया, पर अगला जो प्रथम शनिवार आएगा मई, यानी 3 मई को फिर अगला इसी तरह का कार्यक्रम होगा। तो मैं अब दीदी को अब आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि इन 2 कोर्सेज में इनका इतना एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट, विष्णु सहस्त्रनाम का तो 100% ही पढ़ा रही हैं, तो आप अपना अनुभव साझा करें राजन दीदी। जय श्री राम, आपका स्वागत है। जय श्री राम। सभी को बहुत आदर पूर्वक और श्रद्धा से मैं प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसे ही मैं सेवानिवृत्त हुई 2020 में, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि इस मंच से जुड़ गई, और मेरा एक जीवन में सिद्धांत है कि यदि कोई मौका आता है या कोई अवसर आता है तो ना नहीं कहती। क्षमता तो प्रभु देते हैं, क्षमता मेरी कुछ नहीं है। और जैसे आपने छंद की कही तो बहुत कठिन था। मैंने 36 वर्ष के लगभग प्राध्यापकीय जीवन हिंदी साहित्य पढ़ाया, लेकिन छंद से बचती रही। आदरणीय आचार्य जी ने, ओम जी ने इतना, आचार्य ओम नीरव जी ने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरी रुचि बढ़ी, और उनको स्वयं को पता है कि फिर मैंने पुस्तक भी इसमें लिखी। तो और आपने प्रश्न बनाने का कहा, तो मैंने केवल इतना कहा था कि जी मैं प्रश्न बना दूंगी। दूसरे दिन देखा तो मेरा नाम था उसमें। ठीक इसी प्रकार, क्योंकि मैं आपको मानती हूँ कि अद्भुत आप में दूसरे का आत्मविश्वास बढ़ाने की अद्भुत क्षमता है, और सूर्योदय संकल्प है आपके। संकल्प यदि ले लिया तो फिर तो वो पूरा दिन जाएगा, और सूर्य की तरह प्रखर तेज उस पूरे कार्य में रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं ना नहीं कहती कभी। तो ये अपने सिद्धांत के आधार पे मैं काम करती गई, मेरी कुछ क्षमता नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा छंद के लिए भी काम करके। और विष्णु सहस्त्र नाम तो मैं श्रद्धा से पाठ करती थी, तो मुझे लगा, आपने कहा कि कोई इसके अर्थ बताएगा, मैंने कहा मैं बता दूंगी। तब ये नहीं सोचा था कि पूरे पाठ्यक्रम का वो करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन जब मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बड़ी रुचि से मैं काम कर रही हूँ। मैं ये मानती हूँ कि वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसके आगे सामने वाला व्यक्ति सहजता अनुभव करे। आदरणीय ओम जी में ये क्षमता है कि सामने वाला व्यक्ति, उनके आगे वो उसकी संभावनाएं तो विकसित कर ही लेते हैं, अपने उद्देश्य की माने जो उनका है वो उसके मार्ग बताते हैं उस व्यक्ति को, और कभी हिम्मत नहीं हारने देते। एक पंक्ति आती है हमारे यहाँ की, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं। माने जो उनकी कोई इति ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और कितने कितने सूर्योदय संकल्प उनके मन में हैं कि हम सीखते ही जाएं, और वे हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और सबने माना, प्रश्न बनाना वाकई बहुत कला है। मुझे फायदा ये हुआ कि जब मैं छंद विज्ञान के प्रश्न बना रही थी, तो मैंने आचार्य ओम नीरव जी को के कैसेट्स को 8-8, 10-10 बार सुना एक क्विज बनाने के लिए। ठीक इसी प्रकार अब मैं विष्णु सहस्त्रनाम का अध्ययन कर रही हूँ, तो आनंद बहुत आ रहा है, बहुत आ रहा है। और पीपीटी बनाते थे पहले भी, लेकिन आपने आत्मविश्वास दिया, बहुत मेरे लाभ ही लाभ हुआ इस भवन से जुड़ के। तो जैसा कि आशा जी ने उस दिन कहा था कि वानप्रस्थ को आपने सार्थकता दी, मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे जो सेवानिवृत्ति है, शिक्षक ऐसे तो कभी रिटायर नहीं होते, तो उसके लिए प्रभु ने मुझे ये मार्ग दिया। मैं आपका और प्रभु का मैंने धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस अवसर से और आप लोगों से जुड़ने का मौका मिला। धन्यवाद बहुत बहुत आचार्य जी का, ओम नीरव जी का, और आपका सभी के साथ में प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रानी दीदी। अभी मैंने देखा कि
अभी जो थर्ड क्विज अभी भी चल रहा है विष्णु सहस्त्रनाम का, उसमें 70 मित्र क्विज को सबमिट कर चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह। एक बात तो निश्चित है कि हमारे शास्त्रों को जानने की, समझने की कि लोगों में बहुत तड़प है, ये बिल्कुल निश्चित है। मैंने ये देख लिया है। अब विष्णु सहस्त्र नाम समाज में आप जनरली आप पूछने जाए तो बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इस तरह की कोई चीज़ है। मुझे अब तक पता नहीं था, अब जाके कुछ पता लगा है, इतनी उम्र हो गई। तो ये ललक तो है। तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि इन चीज़ों को एक तरह से, इनकी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है, व्याख्यान तो बहुत होते रहते हैं, पर इनको एक समझें और उसको जानें, इसकी बहुत आवश्यकता है। और बहुत लोगों को बहुत बड़ा उत्साह है कि मैंने जैसे बताया कि अभी बस जब दीदी राजा दीदी बोल रही थी तो मैंने गूगल डॉक्स में जाके देखा कि 70 पीपल हैव ऑलरेडी सबमिटेड द थर्ड क्विज। जबकि हम बहुत 15 दिन से तो इसी में बिजी हैं, तो इस बात पर जोर नहीं डाल रहे। सो रुचि बहुत ज़्यादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजन दीदी। अब आपको तो पूरा विष्णु सहस्त्रनाम को पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। हम हर सप्ताह, हर शनिवार को, महीने के हर पहले शनिवार को हम लोग बस सुनने के लिए आतुर रहते हैं। तो अगला है 3 मई को। तो आप सब लोग पधारें और आगे के श्लोकों को समझने का प्रयास करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जब ये रामचरितमानस 1008 पंक्तियों का कोर्स समाप्त हुआ, तो अब क्या करें इसके बाद में। तो हम ये जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ बहुत हमारे समाज में होता है, और बहुत अच्छी बात है। शनिवार को आप अपना स्कूटर कार लेकर निकल जाइए, सड़कों पे दिखाई दे जाएगा मंदिरों में सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। हमारा सड़क ब्लॉक किया हुआ है, मैंने अहमदाबाद में देखा हुआ है। तो एक तरह से अच्छा भी है कि इतने सारे लोग सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, पर वो सड़क को ब्लॉक कर देते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता। पर वो हम लोगों के सिस्टम ही कुछ इस तरह का है कि जहाँ वो भीड़ करो और सड़क को ब्लॉक कर दो। पर वो एक नहीं, अपना अलग से विषय है। और यहाँ ह्यूस्टन में हमने 2009 के आसपास कुछ परिवारों ने मिलकर कहा कि हम महीने में एक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और 15 साल उसको हो गया, अभी वो चल रहा है। कोरोना समय में आपको पता ही है, हर चीज़ में विघ्न पड़ा है, तो उसको कुछ ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया वगैरह वगैरह। पर ये भी देखा गया है कि लोग 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, पर उनको कोई बेसिक चीज़ें सुंदरकांड की नहीं पता, क्योंकि वो बस एक पाठ करते आ रहे हैं। उसका आनंद है, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा कि वो पाठ कर रहे हैं, उसका आनंद आ रहा है, तो क्या उसमें क्या बुराई है। अभी देखिए ना, अभी कल परसों परसों किया था गीता पारायण हमने, उसमें आप सब लोगों ने गीता का पाठ किया। और जरूरी नहीं है कि हर श्लोक का हम अर्थ समझें, हो सकता है किसी भी श्लोक का कोई अर्थ नहीं है, पर उसका अपना आनंद है। सो वो अपने आप में अच्छी बात है, पर उसको अगर हम समझ के गाएं या पढ़ें तो उसका आनंद और भी ज़्यादा है। अब चूंकि सुंदरकांड का इतना ज्यादा पाठ होता है, तो उस समय मेरे मन में भाव आया कि क्यों ना हम इस सुंदरकांड को समझें। तो उसको लेकर सुंदरकांड में सर्टिफिकेट का पहला कोर्स हमने 2020 सितंबर में आरंभ किया, और ये फरवरी तक चला, यानी करीब 6 महीने, 4 5 5 5 महीने, 5 5 महीने। तो उसमें वही फिर हर सुंदरकांड के हर शब्द पर हमने चर्चा की विस्तार से, एक एक शब्द पर। कि जैसे सुंदरकांड में अब एक पहले प्रश्न ये होता है कि सुंदरकांड का, लगता है मैं कुछ आवश्यक ज़्यादा समय ले रहा हूँ, कि सुंदरकांड का पाठ होता है तो कई बार हम लोग किष्किंधा कांड से शुरू करते हैं सुंदरकांड का पाठ करना, करते हैं कि नहीं। तो अगर सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो किष्किंधा पाठ अंतिम दोहा पढ़ने की क्या जरूरत है, सुंदरकांड ही पढ़िए ना आराम से। अब क्यों करते हैं वो, क्यों करते हैं, क्योंकि भाई बाकी लोग करते हैं इसलिए करते हैं। ज़्यादातर 90% काम हम इसलिए करते हैं कि बाकी लोग करते हैं। पर हम ये प्रश्न कभी अपने आप से कभी नहीं पूछते, अगर सुंदरकांड का पाठ है तो किष्किंधा पाठ करने की क्या जरूरत है। उसी प्रश्न पर मैं समझता हूँ 1 दिन या 2 दिन हमने चर्चा की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, कि हम उस पहले जो अंतिम जो दोहा है, 30वां दोहा, जहाँ पर वो प्रेरित करते हैं जामवान जी, हनुमान जी को जाने के लिए, उस दोहे की पढ़ने की आवश्यकता है जब हम कह रहे हैं सुंदरकांड। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने इतने विस्तार से उस सुंदरकांड के, अब सुंदरकांड में के
पर इतनी ज़्यादा बात कि उसके कुल 22 क्लासेस हुए हैं, 22 आवर्स, और कई बार वो 22 से भी ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। सो दैट्स वेरी एक्सटेंसिव डिस्कशन हुआ। लाभ तो इस समय लाभ मेरा ही है, तो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा बिना पढ़े कैसे हुआ, और समझना पड़ा। तो so that was the first course, September 2022-21. Again we don't have a count of people, काफी लोग जुड़े थे। और फिर वही जो आचार्य ओमनीर जी से हमने सीखा कि उसी को कॉपी कर लेते हैं। देन वी डिड द सेम थिंग यूजिंग द यूट्यूब वीडियो, और उसका फिर अभी वो हुआ ये इसमें पिछले समर में, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में 22 वीडियो, और उसकी क्विज वगैरह में राजना दीदी ने फिर बहुत बड़ी सहायता की, और उसमें कुल मिला के 61 लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। वो कम नंबर है हमारे पास। तो मतलब उत्सुकता बहुत है, लोग बहुत सुंदरकांड की यूट्यूब वीडियो देखते हैं, फिर जाकर उसका क्विज सबमिट करते हैं, फिर उसका एग्जाम सबमिट करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, यानी उत्सुक है, कोई किसी से मिल नहीं रहे, स्वयं अध्ययन कर रहे हैं, स्वयं उनका प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे हैं। 10 में से अगर 9 नंबर आए तो उनको 1 नंबर कटने का बड़ा दुख हो रहा है। उनसे पूछा जाए कि आपकी उम्र क्या है, उम्र 82 साल है, 82 वर्ष के हो गए, पर कोई 1 नंबर कटने का बड़ा क्षोभ है। दिस इज अ वेरी गुड थिंग, अमेजिंग थिंग, अनबिलीवेबल। तो दिस इज हाउ वी डिड 2 सुंदरकांड क्लासेस। उसी सुंदरकांड का ही एक ऑफशूट रहा कि हनुमान चालीसा। अब हनुमान चालीसा, बोले हनुमान चालीसा में क्या पढ़ना है 10 मिनट में हनुमान चालीसा खत्म हो जाता है, 10 मिनट भी नहीं लगते, राइट। जय हनुमान ज्ञान गुण जो तेजी से पढ़ते हैं फास्ट। अब आप गूगल में डालेंगे ना फास्टेस्ट हनुमान चालीसा, तो कुछ ना कुछ लिंक आ जाएगी। अभी आप लोग अभी डाल के देख लीजिए, किसी ने हो सकता है 5 मिनट में खत्म कर दिया हो फास्टेस्ट सुंदरकांड। तो उसमें क्या है इतना अध्ययन करना। पर हनुमान चालीसा पे वी हैड 3 क्लासेस, लाइक 3 आवर्स प्लस डिस्कशन। कहाँ से शुरू होता है? पहला 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 क्या है? देखो मैं तो भूल गया। श्री गुरु चरण सरोज रज, यही है ना। तो मैं तो पहले शब्द पर अटक गया, श्री का क्या मतलब है, श्री गुरु चरण, ये श्री क्या होता है? तो श्री पर ही हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। फिर दूसरा गुरु, तो गुरु कौन है यहाँ, ये भी एक सवाल है। सो दिस वाज वेरी एक्सटेंसिव लर्निंग ऑफ हनुमान चालीसा। तो वी हैड फर्स्ट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन सितंबर 2021, सितंबर मार्च, और फिर उसी को फिर यूट्यूब के माध्यम से अगस्त 2024 में किया, मई में, सॉरी 1 साल होने आया। उसमें 103 पीपल गॉट सर्टिफिकेट, 103 हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का 3 वीडियो देखकर उसका अध्ययन करना, 3 क्विज सबमिट करना है एग्जाम में जीतने। सो दैट वाज द नेक्स्ट आइटम। अब आते हैं हम लोग जो रामचरितमानस का कोर्स। सो रामचरितमानस में डिप्लोमा, ये पहला कोर्स हुआ 18 अगस्त 2022 से 23 अगस्त 2023, यानी पूरा साल भर है। आई थिंक द डेट्स में बी रॉन्ग और मे बी राइट, आई डोंट नो दैट। आप लोगों ने पढ़ाया है इसमें। सो उसमें 59 लोगों को सर्टिफिकेट प्राप्त हुए। वो तो वास्तव में रेगुलर कोर्स चला, हर सप्ताह क्लास, गुरुवार को हुई थी शायद। और बालकांड के बाद में हर हर क्लास का क्विज, बालकांड के बाद में एग्जाम, अयोध्या कांड के बाद में एग्जाम, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड के बाद में एग्जाम, लंका कांड के बाद में एग्जाम, उत्तरकांड के बाद एग्जाम, और फिर एक फाइनल एग्जाम। तो बहुत सीरियसली हमने उसको एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोर्स चलते हैं उसी तरह से चलाने का प्रयास किया। और आप में से बहुत लोग, बहुत सारे मित्र उसमें फैकल्टी की तरह जुड़े, और बहुत मेहनत और बहुत परिश्रम से उसको पढ़ाया। और उसी को फिर दोबारा वी कंडक्टेड इन अक्टूबर 23 to 24। उसमें 97 लोगों को डिप्लोमा प्राप्त हुआ है। इन सारे कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन तो बहुत लगभग 300 लोगों का हुआ। तो जब इस ऐसे कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, 300 लोग रजिस्टर करते हैं, तो मैं जानता हूँ कि उनमें 50% को तो आई इमीडिएटली डिस्काउंट, क्या वो रजिस्टर करना है, कर दिया रजिस्ट्रेशन। और फिर धीमे धीमे जो सीरियस लोग रह जाते हैं, फिर भी 97 लोगों ने सारे 70% मार्क्स दे टू गेट द डिप्लोमा। तो इट्स अ वेरी बिग नंबर। अब मैंने जिस इन कोर्सेज में, दोनों रामायण कोर्स में इन्होंने पढ़ाया है, उन
कुछ मित्रों को आमंत्रित किया है कि उनके एक शिक्षक की तरह कैसा उनका अनुभव रहा, तो वो अगर साझा करेंगे तो हमें जानकारी प्राप्त होगी। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस? तो लेट मी सी, इसमें तो आप कई लोग हैं। चलो मैं विनय जी से आरंभ करता हूँ। विनय जी, यू शेयर योर एक्सपीरियंस शॉर्टली, बस मे बी प्लीज डोंट टेक मोर देन 5 मिनट्स। मैंने बहुत सारा समय ले लिया, सॉरी अबाउट दैट। चलिए, आपका स्वागत है विनय जी। जय श्री राम। जय सिया राम। अ, मेरा अनुभव सर उसमें सबसे पहला ये कि ऐसा महाकाव्य, उसको समीक्षात्मक रूप से रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी परीक्षा है। और गोस्वामी जी ने एक एक चौपाई में बहुत कुछ कह दिया है। एक एक चौपाई अपने आप में एक पूरी कथा है। और अ, जब ये दायित्व आपने दिया तो अ, एक शिक्षक से ज्यादा एक शिष्य जैसी अनुभूति होती है। और उसके बाद जब उसको गहराई से पढ़ा तो बहुत सारे तथ्य उसमें दिखाई पड़ते हैं जो अ, रखने का मौका भी मिला, जिसमें कई सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी दिखाई पड़ते हैं। कई सारी आज की जो कंटेम्प्रेरी, जो आज के समय की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो शब्द दिखाई पड़ते हैं जिसका आज कोई ट्रांसलेशन मिलता नहीं है। ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ा जो मुझे मुझे इंडिविजुअली महसूस हुआ कि विद्वत जनों के सामने वो बात कैसे रखी जाए, इसके ऊपर बहुत गहन मंथन करने को जो है वो अ, मुझे समय लगा, क्योंकि यहाँ पर सारे विद्वत जन बैठते हैं और उनके सामने कोई भी ऐसी बात जो थोड़ी सी लूज दिखाई पड़े, सतही दिखाई पड़े, वो नहीं कही जा सकती। तो इसमें बहुत गहन अध्ययन करने को मिला। और ये अपने आप में एक बहुत ही सफल प्रयोग रहा श्री रामचरित भवन का, जो आपके निर्देशन में हुआ। क्योंकि ऐसा प्रयोग मैंने उस प्रकार से कहीं पर भी नहीं देखा अभी तक, जो इस तरह से हुआ। जैसे आपने कहा कि कथा तो कई जगह पर मिलती है, उसकी समीक्षा भी मिलती है, लेकिन ये चीज नहीं मिली। उसका रिजल्टेंट क्या निकला, बस बहुत संक्षेप में बताता हूँ सर। कि एक अभ्यास हो गया कि किस तरह से आज के कंटेम्प्रेरी साइंस या सोशल सिस्टम्स या किसी भी चीज को उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है जो गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ में छुपा कर कह दिया या कहते चले गए। और जब उसको देखने की बात आती है तो फिर आज हम उससे बहुत सारी सीख लोगों के सामने रख पाते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वर्णन किया था, एक बार इसकी चर्चा की थी कि मैं इस पे एक पूरा कोर्स बनाकर प्रयोग करने के प्रयास में हूँ यहाँ अपने छात्रों के लिए। और अभी कुछ ही दिन पहले मुझे 4 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के 110 बच्चों से बात करने का मौका मिला। एक संस्था ने मुझे ऑनलाइन बुलाया। वहां पर पहली बार मेरी ये हिम्मत हो सकी कि मैं इतने छोटे बच्चों को बहुत सरल भाव से श्री रामचरितमानस के कुछ सूत्रों की बात कह सकूं। तो मैंने राम जी की मर्यादा और उनके जो संबंधों का मर्म है, माता पिता के प्रति जो उनका आदर है, भाइयों के प्रति जो उनका स्नेह है, उसको बड़े सरल भाव से रखने का प्रयास किया। और मैं ये बताते हुए बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि बच्चों ने ऐसे क्लिष्ट प्रश्न किए जिसके उत्तर देने में मुझे, अगर ये अभ्यास नहीं होता इस कोर्स में, तो मैं कभी नहीं दे पाता। तो मैं इस बात के लिए अ, आपकी चरण वंदना करता हूँ, इस मंच की चरण वंदना करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। जैसे इन्होंने बताया कि ये अपने IIT रुड़की में प्रोफेसर है और वहाँ पर रामायण से संबंधित अभी एक कोर्स आरंभ करने वाले हैं, तो बहुत बहुत बड़ी बात है। अब मैं इस कोर्स के शिक्षक के रूप में जिन्होंने काफ़ी काम किया है, डॉक्टर कामेश्वरी जी को आमंत्रित करता हूँ। कामेश्वरी जी। मंच को मेरा प्रणाम। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अपनी बात को रखने का प्रयास करूंगी। तो टीचिंग was and has been and is my passion. To do better, each class was a real challenge, was essential rather. और रामचरितमानस
तुलसीकृत रामचरितमानस और सूरदास की जो सूर सागर है, उनके बीच तुलनात्मक अध्ययन, ये मेरा विषय था पीएचडी का। जब पीएचडी किया था तब पढ़ा था, वो बात अलग थी। और जब यहाँ पर हम कोर्स के रूप में जब रामचरितमानस को पढ़ा रहे थे, तब उसकी जो चुनौती थी वो अलग। और प्रिपरेशन ऐसा कि हर क्लास में जाते समय प्रिपरेशन की अत्यावश्यक। ये नहीं कि आज बिना पढ़े हम कक्षा में चले जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं था। और मेरी हमेशा ये धारणा बनती है कि मैं जो भी करूं या कहूं वो कुछ अलग सा हो, कुछ निराला हो, कुछ अनोखा हो। जब क्विज वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे, जब क्वेश्चंस बनाने की बारी आई थी, तब भी बहुत बड़ी चुनौती थी। एक बेंचमार्क हमको पूरा करना था, और बेंचमार्क कोई और नहीं, हमारे ओम जी ही थे। एंड हु ट्राइड टू इन ए वे कि ही ट्राइड द बेस्ट, जो हमारे अंदर जो बहुत अच्छी चीज है उसे बाहर उबारने में ओम जी का ये जो स्टैंडर्ड था वो काम आया। आज तक पता नहीं मैंने रामचरितमानस कितनी बार पढ़ा होगा, परंतु हर बार लगता है कि उसका मंथन ही हम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, कहीं कोई गुंजाइश हमें नहीं छोड़नी चाहिए। समग्र रूप से कहानी स्मरण में है, परंतु आज भी कुछ घटनाएं उसमें आज भी संशय के दायरे में हैं, और उसमें पारंगत होने के लिए पता नहीं कितना समय लगेगा, और प्रयास सतत जारी रहेगा। एंड अंडर द बैनर ऑफ श्री रामचरित भवन, मेरा यह कहना मेरा ये सुझाव है कि हमें रेगुलर डिप्लोमा कोर्सेज चलानी चाहिए। उनके डेट्स और मंथ्स हमको फिक्स कर लेना चाहिए। रामचरितमानस और भगवत गीता का जो हमने पल्ला पकड़ा है उसे कभी नहीं छोड़ना है। और बीच बीच में जैसे हम लोग करते हैं अखंड रामायण पाठ, हनुमान चालीसा, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, तुलसी 1008 पंक्तियां, इनका समय समय पर जो इनकी विशेष तिथियां होती हैं उस पर उनका पाठ होना चाहिए। अस्तु, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जी हमेशा तत्पर, पठन के लिए, अध्ययन के लिए, अध्यापन के लिए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी, थैंक यू सो मच। कामेश्वरी जी, अभी जो भगवत गीता का कोर्स चल रहा है उसमें बहुत हमारी मदद कर रही हैं, और उसमें विशेष करके पावर पॉइंट जो आप देखते हैं इतने बढ़िया बढ़िया, उसका क्रेडिट अगर देना हो तो आप कामेश्वरी को दीजिए। सारे पावर पॉइंट कामेश्वरी जी ने बना के दिए हैं, उनके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। सो थैंक यू सो मच कामेश्वरी जी। अब मैं आदरणीय भाई राकेश चौबे जी को आमंत्रित करता हूँ। राकेश जी, स्वागत है। आप सभी लोगों को प्रणाम। जैसा आदेश हुआ है कि एक शिक्षक के रूप में, तो मैं आदरणीय ओम जी का इस बात के लिए बड़ा एहसानमंद हूं कि मैं तो 2 दूनी 4 करता रहा, और मेरा काम ही था कि गलतियां निकालना। उसको ना तो मेरे पास कोई डॉक्टर की डिग्री है, और ना ही मैं शिक्षक के प्रोफेशन से जिंदगी भर जुड़ा रहा। मैं ऑडिट और अकाउंट का आदमी रहा, तो मुझे एक शिक्षक बना दिया। मैं समीक्षा करना सीख गया कि कोई भी अगर विषय देते थे वहां से वो, तो मैं मेहनत करता था उसके ऊपर। उन्हीं ने मेरे को बताया था मानस पीयूष। उसके बाद धीरे धीरे ये हुआ कि एक अच्छी खासी लाइब्रेरी मेरे पास तैयार हो गई, और मैं काफी इस विषय पे जो है वो देखने लगा। रामायण पढ़ी बहुत थी मैंने, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं पढ़ी, घर पे माहौल था, मगर गुनी मैंने इस मंच से जुड़ने के बाद। कोड और डिकोड के बारे में मैं कोशिश करता रहा, और आज भी मैं प्रयास करता हूं। और मैं ये सलाह भी देना चाहूंगा कि अब हमने समीक्षा भी कर ली, अर्थ भी कर ली, अब हम व्यावहारिक पहलू के ऊपर, जैसे कई दिनों से चर्चा हो रही है इस मंच पे कि हम नव युवकों को जोड़ें, तो उन लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रसंग हैं उनसे उनको जोड़े कि भाई क्या जरूरत है 5000 7000 साल पुराने हमको सुंदरकांड की चर्चा करने के लिए। तो जैसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा जो यहाँ इस मंच से सीखने को मिलती है बच्चों को, कि तुम जब
बी कर लेते हो या अपना कोर्स कर लेते हो तो मेंटर के पास जाते हैं कि हाउ टू फेस इंटरव्यू, या वो क्या बताते हैं कि आपको कैसे कपड़े पहनना है, कैसे बात करना है, किससे मिलना है, क्या करना है। तो यही तो पूरा सुंदरकांड में दिया है। यदि आप उसको ढंग से उसको डिकोडिंग होती है तो ये इस मंच का फायदा मेरे को मिला कि हम बच्चों को उस तरीके से समझा पा रहे हैं कि आखिर इस रामायण का उपयोग क्या है। और दूसरी बात मुझे ये लगी कि जब मैं थोड़ी सी चर्चा कर रहा था कहीं पर मैं एनईपी 2020 की, तो आज भारत सरकार भी इसी बात को लेकर चल रही है कि बच्चों को जो है हमारी संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा, उसको कैसे लेके जाए। तो शायद हमने तो 17 में ही चालू, इस मंच से आदरणीय गुप्ता जी ने उनका विजन उस समय ही क्लियर हो गया था कि हम बच्चों में भारतीय ज्ञान परंपरा को कैसे लेके आए। तो इसके लिए जो एक अथक प्रयास हमारे आदरणीय गुप्ता जी कर रहे हैं और हम लोगों को जो सिखा रहे हैं, जैसे और भी लोगों ने बोला, बहुत मतलब मुझे तो इस मंच से जुड़ के, और वाकई में शिक्षक हो गया, एक ऑडिट विभाग का आदमी था और मैं शिक्षक हो गया। और मैं इसके लिए आदरणीय गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी, अपना अनुभव साझा करने के लिए। अब मैं आपके शहर से भाई श्री रामगिरीश द्विवेदी जी को आमंत्रित करता हूँ। द्विवेदी जी, स्वागत है आपका। मुझे बोल रहे हैं? मुझे बोला है बोलने को क्या? जी आवाज द्विवेदी नहीं जी। आ रही है? हाँ जी द्विवेदी जी। हम्म। हाँ, सादर प्रणाम सभी को। मैं तो शिक्षक के रूप में नहीं, विद्यार्थी के रूप में ज्यादा रहा, और रामचरितमानस पढ़ने का तो काफी मौका मिला था, लेकिन आद्योपान पाठ और पूरा इसको समझ के पढ़ने का तो केवल ओम जी के साथ जुड़ने पे ही मिला। कई बार कुछ दोहे दिए कि इतने दोहे से लेके इतने दोहे तक के बारे में बात करनी है, 2-3 बार ऐसा मौका मिला। तो उतने समय में उतनी चीज को तैयार करना वो एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम रहता था, लेकिन ओम जी का मार्गदर्शन और संरक्षण रहता था, तो उसमें कर सके। सुंदरकांड में, हनुमान चालीसा में वगैरह में एक जो अलग दिशा दी, तो मैं तो शिक्षक के रूप में नहीं पर विद्यार्थी के रूप में काफी मुझे सीखने को मिला, और लगता है कि अभी बहुत सारा बाकी है। तो ओम जी इसी तरह मार्गदर्शन करते रहेंगे, हम लोग जुड़े रहेंगे तो आनंद लाभ लेते रहेंगे। सादर प्रणाम। धन्यवाद द्विवेदी जी। अब मैं रानी विनीता मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूँ। जय श्री राम विनीता जी। जय श्री राम सभी को, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम क्या बोले, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विद्वान लोग बैठे हैं और जैसे विद्वजनों की संगत मुझे मिली, ये रामचरित भवन के कारण ही मिली। और मैं एक साधारण सी गृहिणी और ना अध्यापिका ना किसी प्रोफेशन में। बचपन के कुछ संस्कार थे कि रामचरितमानस पढ़ती रही थी बचपन से। और कोविड के थोड़ा पहले हमने मानस को पढ़ाना एक व्यक्ति, महिला को शुरू किया था। उसके बाद कोविड के दौरान कुछ 10-12 महिलाएं और जुड़ गईं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। तो 4-5 दोहे हम लोग एक दिन के सेशन में कर लेते थे, रोज करते थे सुबह। और जब यहाँ पर इस तरह के अध्ययन की बात आई तो पहले तो मुझे नहीं समझ में आया कि कैसे 1 साल में हो जाएगा, क्योंकि तब तक हम एक जितना भी पढ़े थे, समझे थे, उसे पढ़ाना तो हम नहीं कहते, हम लोग आपस में अध्ययन करते। तो मुझे नहीं समझ में आया था कि 1 साल में और हफ्ते की 1 दिन की क्लास में ये एक असंभव कार्य लगा था। ऊपर से हमने नहीं कहा था, पर जो मेरा अनुभव था, क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया था प्रोफेशनल तरीके से। और जब मेरी बारी आई तो जितना मुझे 40 दोहे दिए गए थे, तो उसके हिसाब से मेरे लिए ये बिल्कुल एवरेस्ट की चोटी को छूने जैसा काम था, क्योंकि आधे घंटे में हम 4-5 दोहे, कभी-कभी बहुत भागे
सरल रहा तो 6 दोहे, इससे ज्यादा कभी नहीं कर पाए। और 40 दोहे का एक स्लॉट हमको दिया गया जिसमें टाइम लिमिट था, और मैंने उस टाइम लिमिट को खूब भरपूर खंडन किया। अपनी पहली क्लास मुझे आज भी याद है, शायद मैंने दुगना समय लिया था। और फिर एक गर्मा गर्म आवाज कान में पड़ी मैं भीतर से हिल गई, कांप गई कि ये मुझसे क्या हो गया। कोई अंदाजा नहीं था, जबकि यकीन जानिए मेरे लिए टास्क था। तो मैंने जब से मिला था तब से लेकर और जिस दिन मुझे पढ़ाना था, कोई अनुभव नहीं था इस तरह का। तो मैंने कम से कम 20 बार उस दिन पाठ किया था 39 दोहों का, कम से कम 20 बार। और उसके बाद 7:30 पौने 8 से फिर बैठ गई थी। इतना फास्ट मैं खाली दोहे चौपाई पढ़ रही थी कि मैं आंख से देखूं और मुझे पता चल जाए कि कौन सी चौपाई है, मुझे पढ़ना ना पड़े, क्योंकि पता था कि पढ़ेंगे तब तो असंभव है। तो ये था कि आंख से देखते रहे और उसको पढ़ाते रहें, क्योंकि पढ़ाने का इतना बड़ा मुझे एक जिम्मेदारी दे दी गई थी एक हाउसवाइफ के लिए, बहुत बहुत बड़ी पदवी थी मेरे लिए। तो और मैं उसमें पूरी तरह से असफल रही। फिर अगले दिन 2 दिन एक साथ शायद हुआ था, 2 दिन एक साथ मिलता था। और उसके अगले दिन का फिर मुझे समझ में आया कि इसमें कुछ करना पड़ेगा, और अगले दिन का हमने समय पर उसको पूरा करने का प्रयास किया और पूरा किया। तो उसने मुझे अब विद्यार्थी बनाया, मतलब मुझे सचमुच में विद्यार्थी बनाया। और मैंने सीखा कि किसी बड़े से भाग को एक लिमिटेड टाइम में कैसे पढ़ाया जा सकता है, कैसे पढ़ाना शब्द सही नहीं है, बताया जा सकता है। और वो जो फिर प्रक्रिया शुरू हुई, तो मेरे सीखने की ही प्रक्रिया चलती रही और आज भी चल रही है। और उस गहन अध्ययन का जो मौका मिला, यकीन जानिए मुझे आज भी ऐसे शब्द मिलते हैं जिनके लिए मुझे 2-2 3-3 डिक्शनरी खोजनी पड़ती हैं कि इस शब्द के मायने क्या है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है। और आश्चर्य होता है कि गोस्वामी जी ने अगर सीता जी के लिए कहीं वैदेही लिखा है, तो केवल छंद पूरा करने के लिए वैदेही नहीं लिखा है, वहां पर वैदेही का भाव ही वो देना चाहते हैं। मैथिली लिखा है तो मैथिली का भाव। आश्चर्य होता है कि जब सीता का हरण होता है, आप देख लीजिएगा, तो जनक सुता लिखा है हर जगह उन्होंने, क्योंकि सीता का हरण किया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसा अद्भुत मेरा अनुभव रहा। और ये ईश्वर की कृपा है, प्रभु राम की कृपा है, और रामचरित भवन से जुड़ने का ये मुझे लाभ हुआ कि जो कहते हैं ना, भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगे। तो उसका जीता जागता उदाहरण देखना हो तो आप मुझे देख लीजिए। ये केवल उसी का फल है। और अभी निरंतर सीख रहे हैं। आगे भी पढ़ने का, पढ़ाने का, सीखने का, समझने का जो भी अवसर मिलेगा, उसको कभी चूकना नहीं चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी। अब रामचरितमानस अभी इस समय जैसे आपको ज्ञात है श्रीमद् भगवद गीता का कोर्स चल रहा है, जो करीब मई के एंड या मिड जून तक समाप्त हो जाएगा। तो उसके तुरंत बाद हम प्रयास करेंगे कि श्री रामचरितमानस का तीसरी बैच आरंभ हो। तो उन शिक्षकों की टीम ऑलरेडी तैयार हो चुकी है। इनफैक्ट अभी हम शुरू करने वाले थे, पर ये 2 कोर्स एक साथ करना बहुत मुश्किल लग रहा है, ना केवल पढ़ाने की वजह से, सिर्फ आल्सो विद्यार्थी का ग्रुप भी वही है, और यहाँ तो लेक्चर तो सुनना नहीं है, फिर उसका अध्ययन भी करना है, क्विज भी देनी है, एग्जाम भी देनी है। तो ये दो कोर्स एक साथ करना ठीक नहीं। तो ये गीता का कोर्स समापन होने के बाद जो शिक्षकों की टीम बनी हुई है उनसे हम बात करते हैं, और उनको ठीक लगता होगा तो जुलाई से वो स्टार्ट रामचरितमानस कोर्स। थोड़ा सा हमने और उसको कंडेक्स कर दिया है। लास्ट टाइम 36 सेशन थे, अब आई थिंक 3-4 सेशन और कम करके मेरे ख्याल से 32 सेशन का कोर्स हम लोगों ने डेवलप किया था। तो उस समय उसकी बात करेंगे। अब आते हैं श्रीमद् भगवत गीता में डिप्लोमा कोर्स। भगवद गीता में सबको रुचि है, और समस्या ये है कि संस्कृत में है। समस्या कि यहाँ कोई कहानी नहीं है, यहाँ ना कोई सीता है, न राम है, न कोई सीता हरण है, न कोई जटायु है, न हनुमान जी हैं। सारा बस बिल्कुल रूखा रूखा, मजा नहीं आता है, इसको कौन पढ़ेगा भगवद गीता।
तो पहले तो हमने कई इस तरह के सेशन किए जहाँ थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की भगवत गीता क्या है इसकी तैयारी में। और देन वी लॉन्च द कोर्स ऑन भगवत गीता। और फिर भी वही हुआ कि बहुत सारे लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब भगवत गीता में हम अध्याय 16 अध्याय तक समाप्त कर चुके हैं। और अभी 17 अध्याय का एक सत्र होगा और 18वें अध्याय जो बड़ा अध्याय सबसे बड़ा अध्याय उसके 3 सत्र होंगे। और कुल मिला के जो 700 श्लोक हैं और कुछ भगवद गीता 701 श्लोक मिलेंगे। इस पर भी हमने बड़े विस्तार से चर्चा की थी आरंभ में। इसमें से 251 श्लोक का चयन किया है और बाकी जो श्लोक बचे हैं उनको अगले 4 सेशन में समाप्त करेंगे। इसमें इस भगवद गीता के कोर्स में हालांकि चेहरा मेरा है पर काम करने वाले आप सब लोग हैं। मैंने भी बताया था डॉक्टर कामेश्वरी जी का विशेष योगदान है इसके पावर पॉइंट तैयार करने का। अभी भी 18वें अध्याय का पावर पॉइंट तैयार कर रही हैं वो। और डॉक्टर राजानी शर्मा, श्रीमती आशा श्रीवास्तव, भाई जगन्नाथ लाल और अमिताभ सिंह का इतना ज़्यादा सहयोग शब्द बहुत कम है क्योंकि इनके बिना ये कोर्स संभव ही नहीं था। आपको सबको ज्ञात है जिसको हिंदी नहीं आती है उसको संस्कृत क्या आती होगी। तो मैं प्रयास करता हूँ इसको डिस्कस करने का। तो इसके पीछे जो है जो काम है वो इन सब मेरे भाई बहनों का है। तो मैंने इनको पहले से अलर्ट नहीं किया था फिर भी मैं बताऊंगा, आमंत्रित करूंगा अगर भाई श्री जगन्नाथ लाल और आशा जी आप कुछ साझा करना चाहें तो इस गीता कोर्स के बारे में। आशा जी अगर आप बोल रही हैं तो अभी म्यूट पर हैं आप। जी जी भाई साहब। हाँ, तो आप कुछ बात करना चाहेंगे गीता कोर्स के विषय में? मुझे पहले सूचित करना चाहिए था और मैंने किया नहीं। लाल साहब आप कहेंगे? गीता कोर्स के विषय में तो यही कहेंगे कि गीता को पढ़ना ही बहुत बड़ी बात है और समझ पाना, और उसमें पहले तो उसको छांटना ही बहुत बड़ा काम था हम लोगों के लिए कि कुछ 253 श्लोक हम लोगों ने छांटे थे जिसमें से अब 251 की हम लोग की पुस्तक छपेगी छोटी। जी, तो वही है। हम तो इसमें काम तो बहुत बड़ा है सच पूछे देखा जाए, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि ना किया जा सके, इतना भी बड़ा नहीं। तो क्योंकि हमारी विशेष रुचि, मेरी व्यक्तिगत रुचि विशेष रूप से गीता जी में रहती है, तो इसलिए हमें तो बहुत बहुत ज्यादा आनंद, कुछ भी करने में मुझे बहुत आनंद आता है और पूरी निष्ठा से पूरे उससे करते हैं, पूरा ध्यान से। और अब कैसा कर पाते हैं ये तो आप ही जानते होंगे। हम तो बस करके दे देते हैं। बोले बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। चूंकि समय हो रहा है तो मैं बहुत समय नहीं ले रहा। इस कोर्स का दो बिल्कुल टेंजिबल आउटपुट विल कम आउट। एक होगी श्रीमद् भगवद गीता 251 श्लोक में। उसका एक तरह से फर्स्ट ड्राफ्ट तो तैयार है। नाउ वी आर लुकिंग एट इट अगेन एंड री एडिटिंग। मन में भाव जरूर है कि जन्माष्टमी तक वी शुड हैव इट रेडी। दूसरी एक पुस्तक है जो वो तो बिल्कुल तैयारी है, वो है श्रीमद् भगवद गीता वर्ड इंडेक्स। कि श्री भगवद गीता में जितने भी शब्द हैं या पद हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे कर्म शब्द है या पद है वो भगवद गीता में कहाँ पर है। ए कंप्लीट वर्ड इंडेक्स वो इट्स रेडी एक्चुअली, वी हैव टू जस्ट पुट इट टुगेदर इन अ बुक फॉर्म। So we will have it hopefully available very soon. तो ये जो अब तक कोर्स में उन पर चर्चा हुई और आप सब लोग आज पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। अभी मैं बहुत 10 मिनट और लेते हैं so that you can express your views on what is going on and what should be the future direction, right? इतिहास की बात हम इसीलिए करते हैं कि इतिहास से हम सीखें कि भविष्य में क्या कर सकें। पर आपको इस फ्लोर को मैं आई वांट टू ओपन इट फॉर एवरीबॉडी टू शेयर देयर थॉट्स।
और उसके बारे में बता दूं, कल राम काव्य गोष्ठी है जहाँ पर स्वरचित कविता। आज आचार्य जी ने एक नई बात बताई कि काव्य और कविता में तो बहुत बड़ा फर्क है, हमें पता नहीं था। सो दैट्स अ वेरी न्यू थिंग फॉर मी, कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी। इस पर मैं डेफिनेटली और अध्ययन करना चाहूँगा। और कल हम शायद कहना चाहिए कल राम कविता गोष्ठी है, काव्य गोष्ठी को छोड़कर। तो कल राम काव्य गोष्ठी है, भगवान राम पर कविताओं का, स्वरचित कविताओं का पाठ होगा। और मैंने भी विनीता जी को आज आज सुबह ही आपको भेजा, कल एक कविता भेजी, 2 कविताएं मैंने कि आपको इसमें से कुछ लगे टॉलरेबल तो मैं भी पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो इनकी अब अनुमति आ जाए, अभी आई नहीं है तो क्योंकि मुझे तो कोई कविता कविता आती नहीं है। पर जो मन के कभी भाव आते हैं उसी को मैं लिख देता हूँ। तो अगर मुझे अवसर मिला तो आई विल आल्सो ट्राई टू रीड दैट। और परसों बच्चे लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अगर परसों आप अवश्य आइएगा, क्योंकि अगर एक हनुमान बार, चालीसा, हाँ। हाँ, एक बार हम एक तरफ हम कहते हैं बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, और बच्चे जब आते हैं तब हम स्वयं नहीं यहाँ पर नहीं आए, तो फिर ये बातें तो इनकन्सिस्टेंट है, राइट। उनको अगर प्रोत्साहन होना चाहिए, आप आइए और आप 4 लोगों को लाइए, देखिए बच्चे पाठ करें, सो तभी तो बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा। बच्चे भी कहेंगे कि मैंने हनुमान चालीसा पाठ किया, वहाँ पर 400 लोग थे। रहिए, अब हम भी ऐसे, हम सब चाहते हैं, हम खुद चाहते हैं कि जाते हैं बहुत बड़ा ऑडियंस हो, बहुत खचाखच लोग इकट्ठे हुए नहीं चाहते। हमें पता होगा कि वहाँ आज हमें बुलाया है भाषण देने के लिए, वहाँ पे 4 ही आदमी होंगे, तो हम कुछ बहाने आते हैं, मेरे पेट में दर्द है आज में नहीं आ रहा, हम भी कुछ बहाना बना देते हैं कि 4 आदमी के पीछे कौन आ जाएगा। सो बच्चों को अगर प्रोत्साहन देना है तो आई थिंक वी ऑल हैव टू वर्क ऑन इट, एंड वी ऑल हैव टू बी अटेंडिंग दैट, एंड वी ऑल हैव टू इनकरेज अदर्स। पड़ोसी को फेसबुक पे जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स हों उनमें आप प्लीज इनकरेज अदर्स टू अटेंड, ताकि बच्चे मोटिवेट हों। तो चलिए, मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ और अब आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि जो आज बात हुई उसको देखते हुए व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर डायरेक्शन, आगे हम कहाँ जाएं, क्या हम करते रहें, क्या नया करें। मेरा मन तो बड़ा है कि हम वेदों का भी अध्ययन करें, उपनिषदों का भी अध्ययन करें, और जितना संभव होगा वो करेंगे भी आगे, भगवान जाने क्या राम जी क्या करवाते हैं। पर व्हाट इज योर थॉट, क्योंकि हमें जो करते आ रहे हैं उसमें से क्या हमें चालू रखना चाहिए, क्या बंद कर देना चाहिए, क्या नया करना चाहिए, जो भी वट एवर थॉट कम्स ऑन योर माइंड। आपको सर, स्वागत है। आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी बात कुछ रखूं। हाँ हाँ बिल्कुल, पहले ये था कि बिल्कुल। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में सबसे पहले सभी को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ओम भाई साहब को प्रणाम, रामचंद्र भवन को प्रणाम। तो भगवत गीता के बारे में आपने कहा तो मैं आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी को राह देख रहा था कि पहले वो बोल रहे हैं फिर मैं बात करूं। श्रीमद् भगवत गीता को संक्षेप में करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है अभी भी, क्योंकि मुझे भगवत गीता बिल्कुल नहीं आती थी। मगर आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश भाई साहब की प्रेरणा से मैंने धीरे धीरे सीखा। उन्होंने कहा कि इसको संक्षेप में करना है, 701 700 इसमें है, कुछ छांट करके बनाना है। तो हमें अच्छी तरह से याद है कि पहले हमने 351 बनाए थे, 351 बना के दिया तो उन्होंने कहा कि नहीं 251 करना चाहे, थोड़ा और कम करते हैं। तो 251 किया गया। मैं पढ़ता था और पढ़ करके अपने हिसाब जो देखता था कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है उसको जोड़ता था, कौन सा अच्छा नहीं लग रहा उसको निकालता था। इस तरह से हमने लगभग पूरी गीता पढ़ने की कोशिश की, कुछ प्रयास किया, फिर भी अधूरा है। और बाद में हम फाइनली 251 श्लोक पे आके पहुंचे। उसके बाद में आदरणीय ओम भाई साहब ने, हमने कहा मुझे संधि विच्छेद नहीं आता है तो मुझे पदच्छेद सिखाया। तो मैंने सभी गीता का धीरे धीरे करके वो देते गए, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर करके मैंने पूरा 18 अध्याय का पदच्छेद पूरा कर दिया। इसमें पूरा का पूरा गाइडेंस आदरणीय ओम भाई साहब का है। मुझे कुछ आता नहीं था, कुछ नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। और मुझे संस्कृत पढ़ना तो बिल्कुल नहीं आता था, मैं थोड़ा बड़ा पढ़ता हूँ, इसीलिए जो इनपुट देने के लिए कहा गया सब हमने अपना नाम भी लिख दिया कि मुझे भी पढ़ना नहीं आया। जो गीता का पाठ हुआ था उसमें मैंने भी लिखा मुझे भी नहीं आया पढ़ना ठीक से। तो ये आदरणीय ओम भाई साहब की प्रेरणा और उनका योगदान रहा कि मैंने गीता, भगवत गीता पढ़ना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में कुछ काम करना सीखा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं इस पे और काम करना है, अगर मौका मिला जरूर काम करूंगा, चाहे गीता हो चाहे रामायण पाठ हो।
मेरा एक सुझाव था, पहले भी दिया था, कि जैसे हम गीता का पाठ करते हैं, हम सब लोग अलग अलग उम्र के लोग हैं, तो बच्चों को सिर्फ गीता चैंटिंग सिखाने का क्लास किया जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे आपने प्रयास किया है बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, वैसे भी मैं चाहूँगा कि कुछ स्कूल के जो बच्चे हैं, जो अगर इंटरेस्ट लेते हैं, तो उनको गीता सिर्फ चैंटिंग, पदच्छेद और अन्वय अर्थ नहीं, सिर्फ चैंटिंग सिखाया जाए तो अच्छा रहेगा। सभी को प्रणाम। जय सिया राम। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुझाव आपका। लाल साहब, तो अपनी जो गीता की जो टीम है, वी शुड ऑल वर्क ऑन इट। और बच्चों, जैसे मैंने कहा, बच्चों के कार्यक्रम में जो भी इन्वॉल्व होना चाहें, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, लेट मी नो, सो आई कैन क्रिएट ए होल टीम टू वर्क ऑन दैट। और मैं आमंत्रित करता हूँ, आप में से कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे। दिस इज ओपन फोरम फॉर एवरीबडी। नहीं, कोई सुझाव? चलिए, आप किसी का कोई विचार ना हो, सुझाव ना हो, तो आज का समापन करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय निकाल कर आए और लगातार आ रहे हैं। पिछले 12 दिनों से आज 13वां दिन है। और कल राम कविता गोष्ठी कहूँगा, मैं राम काव्य गोष्ठी नहीं कहूँगा, आचार्य जी आपसे ज्ञान, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो कल राम कविता गोष्ठी, वैसे कार्ड पर तो राम काव्य गोष्ठी लिखा है, उसमें पधारें। और परसों बिल्कुल, कल ना आ सके तो कोई बात नहीं, परसों अवश्य बच्चों को 4.5 वर्ष के उम्र के बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आप सोच लीजिए। उसको अभी से इतनी प्रेरणा है। विजया जी हैं, विजय दुबे की बात कर रहा हूँ, वो थी सुबह, तो उनका पोता है 4.5 वर्ष का है, और बिल्कुल उत्साहित है एकदम पाठ करने के लिए हनुमान चालीसा का। तो उसकी, और फिर 5 वर्ष से 7, 8, 9, आई थिंक सबसे बड़ा बालक है वो 18, 16 वर्ष का है। तो इट विल बी रियली, आई थिंक बड़ा आनंद आएगा बच्चों को पुस्तक से पाठ करते हुए। चलिए, जय श्री राम। हम आज का कार्यक्रम समापन करते हैं और कल आपके दर्शन करते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।